Hello dear, welcome to Castle Campus. Today our topic is first law of thermodynamics. तो चलिए स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, जूल्स लॉ भी बोलते हैं, ओके, क्वांटिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। जो सेकेंड लॉ उसको क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ जब पढ़ेंगे तब देखेंगे फर्स्ट लॉ में इसके चार नाम है। पहला तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तीसरा जूल्स लॉ, चौथा क्वांटिटेटिव लॉ। इसको याद रखेंगे क्योंकि एक नंबर में पूछ देता है ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स में कि फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, और चार ऑप्शन दिया रहेगा। इन चारों में से कोई एक दिया रहेगा और तीन कोई और दिया रहेगा, मतलब सेकेंड लॉ का, थर्ड लॉ का, या फिर कुछ भी ऐसे दिया रहेगा। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता क्या है। फॉर ए क्लोज सिस्टम ऑनगोइंग ए साइक्लिक प्रोसेस, द नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द नेट वर्क इंटरेक्शन व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड इन देयर ओन यूनिट्स। इट मीन्स दैट आपको यहाँ पे दे रखा है फॉर ए क्लोज सिस्टम द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द नेट वर्क इंटरेक्शन इज एक्सप्रेस्ड टू देयर यूनिट्स, मतलब अपने दोनों सेमी यूनिट्स में एक्सप्रेस्ड हो तभी। तो ये फर्स्ट लॉ कहता है हमारे पास, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं जो आगे देखेंगे, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस में सिर्फ अप्लीकेबल है, जो आगे आएगा। अब जो बेसिक्स एक डेफिनेशन है जो सारे क्लासों में पढ़ते हैं, छोटे मोटे क्लासों में, जैसे कि 12th में भी पढ़ा होगा आपने। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रेदर इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन एनर्जी फॉर्म टू अनदर एनर्जी फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब जैसे कि एक प्रोसेस की हेल्प से देखेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल कैसे लेंगे। तो ये पीवी कर्व है हमारे पास, प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो जो इसमें हीट इंटरेक्शन है और जो नेटवर्क इंटरेक्शन है उसको दोनों को अलग अलग साइड पे लिखेंगे। LHS में लिखेंगे हीट इंटरेक्शन और RHS में वर्क इंटरेक्शन। प्रोसेस 1 से 2 हीट इंटरेक्शन ये हुआ, प्रोसेस 2 से 3 ये हुआ, 3 से 4 ये, और 4 से 1 फिर Q for 1 हो रहा है। और उसी तरह से वर्क इंटरेक्शन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और W 4 से 1 यहाँ पे हो रहा है। टोटल हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू टोटल वर्क इंटरेक्शन, ओके। इक्वेशन 1 इसको हमने नाम दिया है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dw is applicable for both रिवर्सिबल प्रोसेस एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों के लिए अप्लीकेबल है, रिवर्सिबल के लिए भी और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी अप्लीकेबल है, ओके। नाउ व्हाट इज़ द ड्रॉबैक विद इक्वेशन 1? क्या ड्रॉबैक है? तो यही मैं जो बताया था कि द इक्वेशन 1 इज अप्लीकेबल ओनली फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस आपने पढ़ा है जो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल कंप्लीशन पॉइंट उसका सेम ही हो, उस टाइप के प्रोसेस के लिए सिर्फ अप्लीकेबल है, नॉट अप्लीकेबल फॉर सिंगल प्रोसेस। ये किसी सिंगल प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज साइक्लिक इंटीग्रल ऑलरेडी बोल चुका है। अब जो कंसिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, मतलब इसके क्या कंसिक्वेंसेस है, क्या इससे हमें पता चल रहा है वो देख लेते हैं। अब फर्स्ट जो पॉइंट है, हीट ट्रांसफ़र इज ए पाथ फंक्शन। जो हीट ट्रांसफ़र है पाथ फंक्शन है। यहाँ पे पीपी डायग्राम हमने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे कोई पॉइंट 1 है, यहाँ पॉइंट 2 है। तो पॉइंट 1 से जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है, A के थ्रू 2 पे आ रहा है और फिर B के थ्रू 1 पे जा रहा है, 2 से रिवर्स में, फिर C के थ्रू भी 1 से 1 पे जा रहा है रिवर्स में। तो देखेंगे कि पाथ फंक्शन कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास 1 से A2 और 2B का पहले देखेंगे, 2B1 का देखेंगे। तो Q1A2 और फिर वापस जा रहा है Q2B1, ओके। और दूसरी तरह से Q1A2 और W प्लस W2B1। अब यहाँ पे देखेंगे 1A2 और C1, मतलब C प्रोसेस के थ्रू हम रिवर्स में जाएंगे। तो Qa2 और Q2
Q2C1 पे जाएंगे, 2 से 1 पे, और W1A2 मतलब 1A के थ्रू 2 पे आएंगे प्रोसेस A के थ्रू, अब W और प्रोसेस C के थ्रू फिर 1 से पे जाएंगे 2 से। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट वाले में से सेकेंड वाले को माइनस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये QA12 Q1 से 2 कट जाएगा, W भी कट जाएगा, W1 से 2, WA1 से 2 फिर दोनों में, और बच जाएगा हमारे पास Q2B1 और माइनस Q2C1, और राइट हैंड साइड में W2B1 माइनस W2C1। ओके, और आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको पता है कि हीट इंटरेक्शन जो वर्क इंटरेक्शन होता है वो पाथ फंक्शन होता है, वो जीरो नहीं होगा। जब B के थ्रू वापस जाएंगे और C के थ्रू वापस जाएंगे 2 से 1 पे, तो दोनों में वर्क हमें अलग अलग देना होगा। तो राइट हैंड साइड जो है जीरो के इक्वल नहीं होगा। जो वर्क का हमारे पास रिलेशन है, तो उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट भी है जीरो के इक्वल नहीं हो पाएगा, तो डज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स दैट अगर इसको सॉल्व करें तो Q2B1 डज नॉट इक्वल टू Q2C1, मतलब दोनों पाथ इक्वल नहीं है। जो वापस जाने वाला पाथ है B के थ्रू एक बार वापस जा रहे हैं, एक बार प्रोसेस C के थ्रू, तो दोनों में हीट इंटरेक्शन इक्वल नहीं हो रहा है। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो देखेंगे, एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी। जो एनर्जी है वो प्रॉपर्टी है। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमको ने किसको मान रखा है, इस वाले इक्वेशन को मान रखा है, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एज इट इज़ उठा के इक्वेशन 3 को पेस्ट किया है, और यहाँ पे हमने एक और डायग्राम बनाया है, पीवी डायग्राम, पीवी कर्व, जिसमें कि बी और सी प्रोसेस तो ऐसा ही है, ए को हटा के वहाँ पे डी लिख दिया है, और सेम फिर यहाँ पे सी यानी कि जो इक्वेशन 3 था उसको रिपीट किया है यहाँ पे। और इसको देखते हुए कि बी बी सी सी एक साथ आया हुआ है, बीच में माइनस का साइन है, और इस इक्वेशन को हमने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है। सी वाला सी के तरफ मूव कर दिया है, और बी वाला बी के तरफ मूव कर दिया है, Q को और W को। जैसे Q2B1 माइनस ये यहाँ पे आ गया W वाला, तो W2B1 मतलब वर्क भी B प्रोसेस के थ्रू जो वर्क इंटरेक्शन हो रहा है वो, और फिर राइट हैंड साइड में हीट इंटरेक्शन हो रहा है प्रोसेस C के थ्रू, और माइनस जो वर्क इंटरेक्शन हो रहा है प्रोसेस C के थ्रू, वो लिख दिया है। तो उसी पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे जो D प्रोसेस है, तो D के थ्रू हमारे पास हो जाएगा Q2D1 माइनस वर्क इंटरेक्शन W2D1। ओके, अब हमें पता है कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब Q में से W को माइनस करने पे हमें एनर्जी इंटरेक्शन मिल रहा है। तो डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस डेल्टा W। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो डेल्टा W को। ओके, और डेल्टा E जो है यानी चेंज इन एनर्जी जो है, तो उसको E को एनर्जी को हम किस किस फॉर्म में वो तोड़ेंगे, तो D और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। E जो है एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल को अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी सिर्फ बच जाता है, बिकॉज इट इज़ माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, और काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर मैक्रोस्कोपिक एनर्जीज। तो यहाँ पे डेल्टा E ड्यू के बराबर हो जाएगा, कब, जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा फाइनली DQ इज इक्वल टू ड्यू प्लस DW, जो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा बेसिक क्लासों में, यानी 12th क्लास में। ओके, कंडीशन फॉर अप्लाइंग PdV, वर्क आपको पता है वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, PdV फॉर क्लोज सिस्टम और माइनस VdV फॉर ओपन सिस्टम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो W इज इक्वल टू PdV किस कब अप्लीकेबल है, यहाँ पे DQ इज इक्वल टू ड्यू प्लस DW है, तो DW को जब PdV यूज करेंगे तो कहाँ अप्लीकेबल है, इट शुड क्रॉस द बाउंड्री। जो वर्क है वो बाउंड्री क्रॉस करना चाहिए, मतलब ये सिस्टम है, सराउंडिंग है, तो या तो
इस तरफ या फिर बाहर की तरफ बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए। इट शुड बी रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं पीडीवी। और इट शुड बी क्लोज सिस्टम, बिकॉज ओपन सिस्टम होगा तो वहाँ का फॉर्मूला माइनस VDP हो जाएगा। तब हम क्या लगाएंगे, Q इज इक्वल टू ड्यू प्लस PDV। ओके, और एक और पॉइंट है, द इक्वेशन 4 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सिस्टम एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। जो इक्वेशन 4 हमारे पास है वो सिर्फ क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। ये रिवर्सिबल होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर ओपन होगा तो माइनस VDP हो जाएगा। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आपको पता है एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, DQ इज इक्वल टू ड्यू D प्लस TW, और D क्या है, कांस्टेंट है। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ओके, ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिया रहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम, तो वहाँ पे आपको देखते ही पता लगा लेना है कि आइसोलेटेड सिस्टम दिखा तो यानी एनर्जी कांस्टेंट है, इनिशियल और फाइनल सेम है। अब एक चीज़ देख लेते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट्स करता है। कहता है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड कि एक ऐसा डिवाइस है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जो कि बिना कोई एनर्जी लिए कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करता रहेगा। तो आपको लग रहा है कि बिना किसी एनर्जी इनलेट के कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको डेफिनेशन में बोले कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, तो यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे जाके वो उतार के आ जाते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस। ये नहीं है डेफिनेशन ये परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड स्टेट्स दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ मशीन विच प्रोड्यूसेस कंटिन्यूसली वर्क विदाउट इंटरेक्टिंग विद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को लिए बिना कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करता है, उसको परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। बट ये इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड PMM1 impossible because it violates the first law of thermodynamics, and it is impossible to construct a device which produces work continuously without consuming any other form of energy। बिना एनर्जी, किसी एनर्जी के फॉर्म को लिए बिना कंटिन्यूस वर्क प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। बट डेफिनेशन जब बोलेगा तो स्टेट्स दैट द मशीन which produces continuous work without consuming any other form of energy, ये लिखेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नाउ साइनिंग ऑफ, थैंक यू।